हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हमने उससे प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, जो आपका क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी का एक टॉपिक है और ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड में भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डेरिवेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उस फॉर्मूले को हम डेरिवेट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, क्या बोलना चाहता है ये टॉपिक, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है, तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश कर लेते हैं कि उस डेरिवेशन में क्या है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या तुम्हारी बुक में। ध्यान रखना, ये जो आपके लिए टॉपिक है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और इस साल के लिए ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ टॉपिक मैं आपको जरूर बताता हूँ कि जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनमें से इस साल के लिए वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रियल एंड अपियरेंट डेप्थ का। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में क्या है और क्या इस टॉपिक में आपको लिखना है, अगर ये टॉपिक आपके पास आ जाता है, और किस तरीके से इसका डेरिवेशन आपको करना है, या फिर कोई न्यूमेरिकल अगर आ जाए। एक एग्जांपल भी हम इस वीडियो में जरूर देखेंगे इसका, कि किस तरीके का इसका न्यूमेरिकल पेपर में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हमारे पास रियल एंड अपियरेंट डेप्थ क्या है, ये कॉन्सेप्ट, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, हमें एक ग्लास स्लैब कंसीडर करना है, ए बी सी डी। ग्लास स्लैब आप अच्छे से जानते हैं, तो एक ग्लास स्लैब लिया हमने एबीसीडी, प्लेस्ड ओवर द ऑब्जेक्ट पी, हमने एक ऑब्जेक्ट पी के ऊपर इस ग्लास स्लैब को रख दिया। देखो यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट पी, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो ऑब्जेक्ट पी के ऊपर हमने एक ग्लास स्लैब लाए और उसके ऊपर हमने रख दिया सिमिलरली, है ना। देखो सीधा लाए और उसके ऊपर कुछ, देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट पी है यहाँ पे, समझ लो। तो हम एक ग्लास स्लैब लाए और ग्लास स्लैब लाके इस तरीके से उसके ऊपर रख दिया, समझो कुछ इस तरीके से ये ग्लास स्लैब इस ऑब्जेक्ट पी के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, द रे स्टार्टिंग फ्रॉम पी टचेस द ए बी सर्फेस। अब देखो क्या होगा, अब ये बी तो ये पी तो ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने ग्लास स्लैब रख दिया, तो पी से क्या होगा भाई, लाइट रे चलेंगी और उस ग्लास स्लैब से होके वो पास होंगी और ग्लास स्लैब से जाएंगी, यानी कि पी से चलने वाली लाइट रे का ग्लास स्लैब क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा। तो वो उसी रिफ्रैक्शन को हमने यहाँ पे समझना है। तो पी से चलने वाली दो लाइट रे हम कंसीडर करेंगे। हम ये देखना ये चाहते हैं इस टॉपिक में कि जो पी ऑब्जेक्ट है ना, ये पी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने ग्लास स्लैब रख दिया, ये पी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे प्रोड्यूस करेगा ये ग्लास स्लैब, ये देखना है हमें रिफ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है ना, ये ग्लास स्लैब क्या है, दोबारा समझते हैं। ये एक ग्लास स्लैब है एबीसीडी, इसको हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया है। शायद वो ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज्ड भी हो सकता है या थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या करा, एक ग्लास स्लैब लाके रखा और हमें देखना है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर प्रोड्यूस होगी, वो चीज हमने यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो अगर आपको देखो कुछ चीज और भी यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो ये पी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और आपके पास एबीसीडी पूरा ग्लास स्लैब है, तो ओ से लेके पी तक की अगर आपको डिस्टेंस दिख रही होगी, इसको ही हम रियल डेप्थ बोलेंगे ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखी है ना पी पॉइंट पे, तो पी पे तो रियली में ऑब्जेक्ट रखी है एक्चुअली में। तो कहने का मतलब क्या है कि पी पॉइंट तक से लेके ओ पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, इट मीन्स ओपी, इट इज कॉल्ड द रियल डेप्थ। सिमिलरली देखो इसका जो पी का जो इमेज बन रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्यू पे इसका इमेज बन रहा है, कैसे बन रहा है उसको भी समझेंगे। पी का इमेज कहां पे बन रहा है, क्यू पे बन रहा है, तो ओ से लेके क्यू तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे अपीयरेंट डेप्थ। यही बात आपको याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट था वो पी पे था इनिशियली, तो पी से लेके ओ तक की जो टोटल डिस्टेंस उसको हमने रियल डेप्थ बोला। इसी तरीके से पी का जो है इमेज फॉर्मेशन वो क्यू पे हो गया, इस ग्लास स्लैब ने उसको क्यू पे फॉर्मेट कर दिया पी को, तो ओ से लेके क्यू तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे अपीयरेंट डेप्थ। यही बात आपको याद रखनी है। अब देखो पी पे ऑब्जेक्ट है, अभी तो इतनी बात हमने समझ ली, क्या रियल डेप्थ है, क्या अपीयरेंट डेप्थ है ना। और हमने एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, पी पे ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा हुआ है। अब पी का इमेज फॉर्मेशन करेगा ये ग्लास स्लैब, तो उसी इमेज फॉर्मेशन को पहले देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर इस डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये पी वाला पॉइंट है ना, अब इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप ध्यान से देखिएगा। तो पी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पी से चलने वाली दो लाइट रे लेंगे हम। एक लाइट रे तो देखो ये जा रही है सीधा, अगर आपको दिख रही होगी, ये एक लाइट रे ये पी से निकली और यहां पे पहुंच गई एम वाले पॉइंट पे, फिर इस एम वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई। देखो आर डायरेक्शन में अगर आपको दिख रही होगी, तो एक लाइट रे पी एम आई इंसिडेंट हुई इस इंटरफेस पे, ऊपर वाले इंटरफेस पे, ए बी इंटरफेस पे, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई। तो ये आपको यहाँ पे छोटा सा, ये हमने क्या खींचा है, देखो नॉर्मल खींचा है, नॉर्मल पे छोटा सा एंगल बना है पे नॉर्मल पे, इसे इंसिडेंस एंगल कहेंगे। इसी तरीके से नॉर्मल से बाहर की तरफ कोई एंगल बना जिसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। सिमिलरली पी से एक और लाइट रे जा रही है, देखो अगर आपको दिख रही होगी, तो पी एन, ये लाइट रे यहां से जा रही है, इंसिडेंट हो रही है इस ए बी इंटरफेस पे, तो यहाँ पे इसका भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे भी आई आर बनेंगे, उनको यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखते हैं आगे। देखो ये वाली जो आपको ओपी है ना, ओपी जो ये लाइन है, ओपी जो है इसको हमने, ये जो नॉर्मल दिख रहा है आपको, इस नॉर्मल को आप कुछ नाम दे दीजिए, चाहे N1 दे दो चाहे कुछ भी दे दो, है ना। इस नॉर्मल N1 के क्या है, ओपी लाइन पैरेलल है,
तो ये जो आर वाला जो एंगल आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये आर वाला एंगल यहाँ भी बन जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल जिसे कहते हैं, आप अच्छे समझते होंगे, आप करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देख लीजिए कहीं से, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि जो ये आर एंगल यहाँ पे दिख रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो यहाँ पे भी बनेगा। सिमिलरली जो एंगल आई आपको यहाँ पे दिख रहा है ना छोटा सा, ये एंगल आई यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है ना, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। या फिर देखो ये कुछ, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जेड बनेगा। ठीक है ना, तो ये अल्टरनेट, ये आई एंगल इसके बराबर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। और ये जो आर वाला ये वाला एंगल है, ये यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आर एक्चुअल में आई और आर तो यहाँ पे है, लेकिन ये वाला आर, जो ये आर यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आई जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात आपको सारी बात याद रखनी है, तब जाकर क्या होगा, देखो इसका फिगर फॉर्मेशन होगा। देखो ये लाइट रे यहाँ को गई ना आर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होने के बाद, और ये वाली जो लाइट रे यहाँ से इंसिडेंस हुई है एस डायरेक्शन में चलेगी। तो इन दोनों लाइट रे को जो ये रिफ्लेक्टेड होकर बाहर जा रही है, इनको मैं डॉट 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 करके इस तरफ मिलाया पीछे की तरफ, तो ये क्यू पॉइंट पे मिल गई। यानी कि देखो अब ये दोनों क्या है, लाइट रे मिल गई है, यानी कि क्यू पॉइंट पे क्या हो गया, पी वाली जो ऑब्जेक्ट थी उसकी इमेज फॉर्मेशन हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, जो पी पे ऑब्जेक्ट रखा था उसका इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो गया है, क्यू पे हो गया। तो अब इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बार दोबारा से समझते हैं इसको। ये फिगर क्या था हमने देख लिया, अब इस फिगर की मदद से इस जो भी हमने थ्योरी लिखी है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इतनी थ्योरी आपको वहां पे लिख के भी आनी है। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD। हमारे पास क्या है, ABCD एक क्या हो गया, ग्लास स्लैब होगी। ओवर द ऑब्जेक्ट P, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है, P ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है। अब P ऑब्जेक्ट की हमने इमेज फॉर्मेशन भी समझ ली है, वो Q पे बन रही है। तो द रे स्टार्टिंग फ्रॉम P टचेस द AB सरफेस एट M and N। क्या बोला, P से स्टार्ट होने वाली जो रे है ना, वो इस AB सरफेस को M और N पे क्या कर रही है, टच कर रही है। तो आपको दिख भी रहा है M और N पॉइंट पे उसका रिफ्रेक्शन हो रहा है। द रिफ्रेक्टेड रेज आर MR एंड NS रिस्पेक्टिवली। और रिफ्रेक्टेड रेज कौन सी आपको दिख भी रहा होगा, ये MR जो बाहर को जा रही है, और ये NS, दीज टू आर द रिफ्रेक्टेड रे। आगे क्या लिखा है, ग्लास स्लैब प्रोड्यूस इमेज एट क्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट P। ग्लास स्लैब क्या कर रहा है, क्यू पे इमेज प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्जेक्ट P की। फिर मैंने आपको बता भी दिया कि EMP MPO बराबर है EMP, आप पहचान भी सकते हैं। देखो ये वाला पॉइंट है E, आपको समझ नहीं, ये वाला पॉइंट E है, ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल का एक एंड पॉइंट E है। तो EM, अब P ये वाले एंगल की बात कर रही है, ये इसके बराबर, इसी तरीके से R ये इसके बराबर। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली एंगल का नाम लिखा है, आप एंगल का नाम भी पहचान सकते हैं चित्र देख के। ठीक होगी, तो ये तो दो हो गए एंगल, एक एंगल आई जिसको हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर दिखा दिया, और एक एंगल R जिसको हमने करस्पॉन्डिंग एंगल भी कहा। अब हमें यहाँ पे बात क्या करनी है, रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ की। यानी कि हमारे पास रियल डेप्थ में आपको बता चुका हूं कि OP जो है उसको हम रियल डेप्थ बोल रहे हैं, रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना। और जो आपके पास OQ है वो तो इमेज बनी, यानी कि वो क्या हो गई, अपीयरेंट डेप्थ हो गई। कहने का मतलब पता क्या है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपने P ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्लास स्लैब रखा होगा ना, तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। अगर आप ग्लास स्लैब के दूसरी साइड से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी Q पे। तो इसलिए तो उसको रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ कहा गया। अच्छा देखो स्टार्ट करते हैं, हम जरा एक ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल, जौन सा ट्रायंगल मैं बोलूंगा उस ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है OMP। देखो O यह है, M यह है, अब P है, और इसमें देखो ये एंगल I आ रहा है, तो इसका मतलब इस तरफ वाला बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। जिस तरफ एंगल आता है उस तरफ वाला हमेशा बेस होता है, आपको ध्यान रखना है। देखो ये तो 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना, ये 90 डिग्री है। तो देखो ये जो जहाँ पे एंगल आया है, यानी कि ये पूरा बेस है, यहाँ से यहाँ तक। क्या है बेस, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ शॉर्ट में, OP जो है वो बेस है, ठीक है, और OM जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जो आपके पास MP है ना वो हाइपोटेनस है। सारी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है साइन आई का। साइन आई बराबर क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको ये बात लिख देनी, ठीक है। सिमिलरली इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये तो हमने साइन आई निकाल दिया, हम साइन आई निकालेंगे, साइन आर निकालेंगे। आप जानते नहीं है रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको स्नेल का सेकंड लॉ प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम स्नेल का सेकंड लॉ ही यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और स्नेल का सेकंड लॉ क्या था आप अच्छे से जानते भी है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसलिए हम साइन आई निकाल दिया हमने, इसी तरीके से हम साइन आर भी कैलकुलेट कर देंगे। आप दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल देखो, अब OMQ को देखो, क्योंकि अब हम यही वाला ट्रायंगल लेंगे OMQ। OMP हो गया जब, तो इसमें भी बेस वगैरह वगैरह सब आप निकाल सकते हैं। बेस इसमें क्या आ जाएगा, OQ आ जाएगा। बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, OQ। तो OQ क्या है, इसका बेस है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, OM फिर से परपेंडिकुलर होगा, एंड सिमिलरली MP जो होगा ना, वो MP सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, M से लेके Q तक, M से लेके Q तक, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से साइन आर निकालना है। तो साइन आर बराबर क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये बात निकल गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिख रही होगी, इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ चुका है।
हम यहाँ तक पहुंच गए थे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, हम उसको डिवाइड करने वाले थे, तो वो था हमारे पास ओ एम अपॉन एम पी, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है, ये इक्वल टू ठीक इसके बराबर में लगाना है, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे ओ एम अपॉन एम क्यू, तो आपको ओ एम से ओ एम कटता हुआ दिखाई देगा, तो आपको आप जो बचेगा वो बचेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम पी, ठीक है ना, एम क्यू अपॉन एम पी। एक बात आपको याद रखनी है, थोड़ा सा मान के चलना है, लेट एम इज वेरी नियर टू या फिर वेरी क्लोज टू पॉइंट ओ, देयरफॉर यू कैन राइट एज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, एम की जगह आपको ओ करना है ओ क्यू अपॉन ओ पी, ठीक है ना। एम जो पॉइंट है ना उसको आपको ओ के वेरी नियर मान लेना है, बहुत पास मान लेना है। तो उस केस में आपको पता भी है, हमने ऐसा पहले भी किया है, जब हमने क्या पढ़ा था रिफ्रैक्टिव, हमने क्या पढ़ा था जब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जब आपने रिलेशन पढ़ा होगा ना, तो वहां पे हमने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट माना था कि एक पॉइंट को हमने बोला था कि वो पोल के नियर है, फिर हमने उसको पोल वाला पॉइंट ही कंसीडर कर लिया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी होने वाला है कि m को हमने मान लेना कि o के बहुत नियर है, बहुत क्लोज है, इसलिए हम m की जगह o पुट कर देंगे, तो ओ क्यू अपॉन ओ पी इस तरीके से निकल के आ जाए। तो ये है क्या भाई, साइन आई अपॉन साइन आर, अगर आपको याद होगा साइन आई अपॉन साइन आर यही तो होता है स्नेल का सेकंड लॉ, स्नेल का सेकंड लॉ है ना। तो साइन आई अपॉन साइन आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का कैसे लिखना है, देखो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जौन सा भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, हमने जौन सा भी डेरिवेशन किया यहाँ पे जो लाइट रे थी ना वो ग्लास स्लैब से एयर में चली गई। कहां से एयर में गई, ग्लास स्लैब से एयर में चलेगी। कहां पहुंची लाइट रे, एयर में ना। यहाँ पे यही तो हुआ जो हमने यहाँ पे रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट रे ग्लास स्लैब से स्टार्ट हुई पी वाले पॉइंट से, और उसके बाद उसका ए बी इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ और वो एयर में चलेगी। इट मींस जो लाइट रे गई है वो गई है ग्लास से एयर में, यानी कि आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकालना पड़ेगा, एयर का निकालना पड़ेगा, एन ए, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो जी एन ए, तो जो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू होगी ना वो जी एन ए होगी। आपको पता है साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में लाइट रे एंटर कर चुकी है। तो किस मीडियम में लाइट रे एंटर करी, एयर में। कहां से एंटर करी, ग्लास से, इसलिए हमने से जीएनए लिख दिया। इट मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और इज इक्वल टू ये हो गया ओ क्यू अपॉन ओपी। और ओ क्यू ओपी क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे जी एन ए बराबर ओ क्यू। ओ क्यू की वैल्यू आपको लिखनी है, तो ओ क्यू की वैल्यू आपके पास, ओ क्यू को क्या बोला था हमने, अपीयरेंट डेप्थ, इस तरीके से। तो आप इसको लिख दीजिए अपीयरेंट डेप्थ, और ओपी की जगह आप लिख दीजिए रियल डेप्थ। तो यही तो था यहाँ पे, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, जी एन ए बराबर अपीयरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन था, और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन भी आपको निकालना है, ठीक है। तो आपके पास ये था आपके पास रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, और ऐसे उसका डेरिवेशन निकलता है साइन आई अपॉन साइन आर करके, कहाँ से हमने क्या क्या रखा, किस पॉइंट को किसके नियर माना, रियल डेप्थ क्या थी, अपीयरेंट डेप्थ क्या थी, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, अगर पेपर में आएगा तो आपको इसको जरूर करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ वाला टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा रिसेंटली, उसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं, और इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ 12 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ऑन द पेज ऑफ अ बुक। हमारे पास 12 सेंटीमीटर थिकनेस का एक ग्लास स्लैब है जो एक पेज के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। हाउ मच विल द लेटर्स ऑफ द बुक अपीयर्ड रेज्ड, वो बता रहा है, वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि जो आपके पास बुक के जो लेटर है वो कितने ऊपर दिखाई देंगे आपको, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन पे तो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे दो पोजीशन बन जाएंगी, एक तो रियल पोजीशन, एक अपीयरेंट पोजीशन। तो आपको बताना है जो एक्चुअल में जो आपके पास लेटर्स हैं किताब के वो कितने ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बता चुका हूँ पहले भी, फिर भी देखते हैं क्या क्या है। 12 सेंटीमीटर क्या है भाई, ग्लास स्लैब की थिकनेस है, इट मीन ये क्या है, ये रियल डेप्थ है। आपको यही बात याद रखनी है, ये जो आपके पास दे रखा है ना, ये आपके पास रियल डेप्थ है। जो आपके पास ग्लास स्लैब की थिकनेस होगी वही रियल डेप्थ होगी, आगे से भी आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके पास ए एन जी दे रखा है, देखो ए एन जी दे रखा है आपके पास 3/2, और आपको पूछा हुआ है कि हाउ मच विल द लेटर्स ऑफ द बुक अपीयर रेज्ड। तो ठीक है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन देंगे, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वहां पे फॉर्मूला क्या था, जी एन ए, लास्ट फॉर्मूला जो निकला था वो निकला था अपीयरेंट डेप्थ, शॉर्ट में लिख देते हैं अपीयरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ, इस तरीके से वो फॉर्मूला था। और जी एन ए की वैल्यू जो है आपके पास, देखो ए एन जी की वैल्यू 3/2 है ना, ए एन जी की वैल्यू 3/2 है। तो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा अगर आप कर देते हैं, इसको अगर आप ए एन जी बना देते हैं, तो इस तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इस तरफ भी,
तो ये क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। इस तरीके से ही तो होगा ये। जब आप इस तरफ इसको रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, जी एन ए को आपने ए एन जी बनाया तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ए एन जी की वैल्यू आपके पास 3/2 दे रखी है, रियल डेप्थ आपके पास 12 दे दी है, अपीयरेंट डेप्थ आपको फाइंड आउट करनी है। तो अपीयरेंट डेप्थ शॉर्ट में लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इस तरीके से हो जाएगा, अपीयरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। तो 8 सेंटीमीटर अपीयरेंट डेप्थ निकल गई। रियल डेप्थ आपके पास 12 सेंटीमीटर है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि हाउ मच विल द लेटर्स ऑफ द बुक अपीयर रेज, तो कितने ऊपर दिखाई देंगे लेटर। देखो रियल डेप्थ तो यह है, अपीयरेंट डेप्थ है, तो कितने ऊपर दिखाई देंगे, इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो 4 सेंटीमीटर ऊपर वो दिखाई देंगे। कहने का मतलब क्या है, ग्लास स्लैब बनाता हूं, देखो मैं छोटा सा ग्लास स्लैब, उसी चित्र को आप याद कीजिए जो मैंने आपको रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ वाले जब भी वो डेरिवेशन करा भी हमने थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने आपको किस तरीके का चित्र दिखाया था कि पी पे एक ऑब्जेक्ट रखी थी, पी पे था, मतलब पी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा, वही बात है। और यहां से यहां पे एक पॉइंट लिया था हमने ओ, और ये इसको जो हमने क्या बोला था ओपी को, ये है रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ आपके पास कितनी देर की, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ कितनी निकाली हमने, 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां पे कहीं पे 8 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आएगा ना कहीं पे, तो यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्यू बना, यानी कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो ये यहां से आता टोटल 12 है, यहां से तक 8 है, तो इतना इतना कितना बचेगा, ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि कितने ऊपर दिखाई देंगे लेटर्स, 4 सेंटीमीटर एबव। तो क्या लिखोगे आप आंसर में, देयरफॉर द लेटर्स will appear 4 सेंटीमीटर above the ओरिजिनल पोजीशन। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था आपके पास रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ वाला टॉपिक, और किस तरीके से उसका न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है, यही मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू।